हेलो स्टूडेंट्स। सो 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम। तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो उम्मीद है आप लोग को अभी तक हम लोग टेक्निकल वर्ड पढ़ चुके थे, यानी कि परिभाषिक शब्दावली। हमने आपको अकाउंटेंसी के जो परिभाषिक शब्दावली होते हैं, जैसे कि कुछ कुछ परिभाषिक शब्दावली होते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि संपत्तियां क्या होता है, दायित्व क्या होते हैं। मेरे ख्याल से हमने सारी बातें संपत्ति, दायित्व और भी जो क्रय विक्रय क्या होता है, क्रय वापसी, विक्रय वापसी क्या होता है, ये सारी बातें हमने क्या कर लिया था, क्लियर कर लिया था। तो चलिए आज का जो क्लास आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो सही मायनों में आपका अकाउंटेंसी क्यों पढ़ा जाता है, किन कारणों से आप अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, उसके बारे में हम क्लास लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अकाउंटेंसी की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ये सारी बातें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सुनो, जैसा कि आपको पता है क्या होता है, एक बिजनेस होता है, एक व्यापार होता है। तो व्यापार आया कहाँ से? सब सवाल उठ रहा है कि सर ये व्यापार आया कहाँ से। आज जो हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, जो लेखा शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं, उसको पढ़ने का जरूरत क्या है, क्या कारण है कि आज हम लोगों को अकाउंटेंसी या लेखा शास्त्र पढ़ने की नौबत आई है या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कहानी हम शुरुआती से देखते हैं। आदि मानव काल के जमाने में जाते हैं। तो आपको पता होगा जब आदि मानव का काल का जमाना था तो उस समय आदमी जो है उसकी जो आवश्यकताएं थी वो क्या थी, बिल्कुल सीमित थी। हम लोग जो आदि मानव होता था वो क्या करता था, शिकार करता था और अपने गुफा में रहता था। आज की तरह कपड़े नहीं पहनता था, आज की तरह लाइफस्टाइल नहीं जीता था, हमारी और आपकी तरह मोबाइल फोन नहीं चलाता था। मतलब उसका जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, जानवरों की तरह जीवन बिताता था। उसके जो जीवन का ध्येय था सिर्फ वो खाने तक ही सीमित था। कमाना उसका जीवन का ध्येय नहीं था, बल्कि सिर्फ वो कहाँ तक सीमित था, खाने तक ही सीमित था। वो अपने गुफा में रहता था, सुबह उठता था, खाने पीने के लिए निकलता था, कुछ मिल गया खा पी लिया, चाहे फल खा लिया या शिकार करके, जानवरों का शिकार करके उनको खा लिया, यही उसकी जीवन थी। धीरे धीरे मानव जाति जो है प्रगति करने लगा। ओके, प्रगति करा। क्या प्रगति किया उसने, क्या किया, देखा होगा आप लोगों ने, पहले वो आग की खोज किया, उसके बाद पहिए की खोज किया, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, विकसित होने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो क्या करने लगा, खेती करने लगा। क्या करने लगा, खेती। जो मानव आत्मनिर्भर हुआ करता था, मतलब अपने ऊपर निर्भर हुआ करता था, वो हर चीज के लिए खुद ही काम करता था, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता था, वो अब निर्भर होने लगा। किस प्रकार निर्भर होने लगा, वो खेती करने लगा। क्या करने लगा, खेती करने लगा। वो मानव जो है वो खेती करने लगा और खेती से जो उपज होता था उसको खाने लगा। क्या करने लगा, उसी को जो उपज था उसको क्या करने लगा, अपने लिए उपभोग करने लगा, उस उपज को उपभोग करने लगा, खाने लगा। ठीक, लेकिन ऐसा होने लगा भाई कोई भी इंसान जो है उतना ही खा पाएगा जितना उसको जरूरत है। अगर मैं आपको मान लीजिए कुछ चीज खिलाता हूं, मान लो मैं आप लोगों को रोटी खिलाता हूं, तो भाई मैं आपको रोटी खिलाऊंगा, बोलूंगा खाओ बेटा रोटी, कितना खाना है, तो आप 1 खाओगे, 2 खाओगे, 3 खाओगे, 4 खाओगे, 5 खाओगे, छठवें में आप क्या बोलोगे, बस। ठीक उसी प्रकार मानव जाति खेती करने लगा। तो जब मानव जाति खेती कर रहा था तो खेती करते करते वो इतना उपज कर लेता था, खुद के लिए खाने के लिए तो जोड़ लेता था, इतना, मतलब मान लीजिए उसके इतना खुद के खाने के लिए तो वो जोड़ लेता था, लेकिन इतना ज्यादा जोड़ लेता था कि वो लोगों को और लोगों को भी क्या कर सकता था, वो दे सकता था खेती, मतलब उस उपज का हिस्सा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए उस खेत में उसने 100 किलो गेहूं उगाया, 100 किलो गेहूं उगाया, तो मानव अपने घर में कितना खाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 किलो खाएगा, 10 किलोग्राम गेहूं खाएगा। बाकी जो बचा 90 किलोग्राम है उसको वो मार्केट में क्या करने लगा, बेचने लगा, मतलब और लोगों को देने लगा, मतलब क्या करने लगा, बेचने लगा। यही से व्यापार की क्या हुई, शुरुआत हुई। यही से बच्चों व्यापार की क्या हुई, शुरुआत हुई। देखो यही से व्यापार का बीज बढ़ा। जब मानव जाति खेती करने लगा और जब इतना अनाज उगाने लगा कि खुद का यूज करने के, खुद उपभोग करने के पश्चात इतना कुछ बच जाता था उसके पास कि वो लोग और लोगों को दे देता था। तो और लोगों को देगा तो भाई उसको खेती तो करना है ना, तो वो बेचने लगा। यहां से क्या हुआ, व्यापार की शुरुआत हुई। ठीक है, इस तरह से कभी तो हुआ होगा। ओके, तो यहां से क्या हुई, व्यापार की शुरुआत हुई। तो देखिए तब उसने क्या किया, व्यापार चालू किया। उस मानव ने क्या चालू किया, एक व्यापार क्या कर दिया, चालू कर दिया। मतलब वो चीजों को उगाने लगा या खरीद के क्या करने लगा, बेचने लगा। यहां से किसकी बीज पड़ी, व्यापार की बीज पड़ी। ठीक है, तो लोग क्या होने लगे, ये क्या करा, व्यापार में पूंजी लगाने लगा। इसके यहाँ लोग क्या होने लगे, आने लगे। ये प्रसिद्ध हो गया, ये व्यक्ति क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। पूंजी लगाया, व्यापार चालू किया, प्रसिद्ध हो गया। लोगों को पता चलने लगा, मानव जाति को, अरे भाई फलाना फलाना आदमी है, उसके पास जो भी जाओ और पैसा दो तो बदले में हमको जो हम मांगेंगे वो दे देता है। हम गेहूं मांगेंगे गेहूं दे देगा, आटा मांगेंगे आटा दे देगा, चावल मांगेंगे चावल दे देगा, दाल मांगेंगे दाल दे देगा, जो मांगो वो दे देता है। वाला आदमी नहीं हुआ, सुपर मार्केट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हर चीज देने लगा। तो लोगों को क्या होने लगा, लोग इसके पास आने लगे, इसका व्यापार जो है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा।
व्यापार बढ़ने लगा, खूब इसके ऊपर क्या बरसने लगे, नोट बरसने लगे, पैसे बरसने लगे इसके ऊपर, आजू बाजू पैसे ही पैसे क्या होने लगे, व्यापार बड़ा होता चला गया। ठीक, अब कॉमन सी बात है, जब क्या होता है एक आदमी को देखते कि अरे यार ये बंदा क्या कर रहा, फलाने व्यापार से या इस फील्ड में कमा रहा है, तो सब क्या करते हैं, भेड़ बकरी की तरह उसी के पीछे पीछे क्या होने लगते, भागने लगते हैं। जब लोगों ने देखा और लोगों ने देखा कि अरे यार ये आदमी तो अच्छा खासा व्यापार चला रहा है, पैसे कमा रहा है, क्यों ना हम भी इस व्यापार में आए, तो और लोग भी क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, और व्यक्ति भी क्या होने लगे, व्यापार में क्या होने लगे, एंट्री लेने लगे, और व्यक्ति व्यापार करने लगे, सभी व्यापार में एंट्री ले लिए, सबने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे व्यापार चालू हुआ वैसे वैसे कुछ समस्याएं सामने आने लगी। क्या क्या समस्याएं मालूम है? वो समस्याएं थी लेखांकन की जैसी समस्याएं, मतलब लेन देनों की जैसी समस्याएं। क्या क्या समस्याएं थी, चलो हम बताते हैं। सबसे पहला, यानी कि व्यापार की शुरुआत में कुछ समस्याएं आने लगी, और वो समस्याएं कुछ इस प्रकार है। नंबर एक समस्या जो थी वो थी लेन देनों को याद रखने की समस्या। सबसे पहला था लेन देनों को याद रखने की समस्या, याद रखने की समस्या। फर्स्ट ऑफ ऑल था लेन देनों को याद रखने की समस्या। तो सबसे पहले उन्होंने व्यापार तो चालू कर लिया, ठीक है, तो देखो जहां नगद माल बेच रहे थे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उसने बोला भाई मुझे 10,000 का सामान दे दो, माल दे दो 10,000 का, तो इन्होंने 10,000 का माल दे दिया, इसने व्यापारी ने 10,000 का माल दे दिया और बदले में पैसा ले लिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन व्यापार में कुछ उधार माल भी होता है, उधार लेन देन भी होते हैं। अब मान लो मोहन आया, मोहन हमसे उधार माल क्या किया, खरीदा, या हमने उसको उधार माल क्या किया, बेचा। व्यापार में अपना व्यू लेके चलते ना, अपना दृष्टिकोण लेके चलते, तो हमने मोहन को उधार माल क्या किया, बेचा। हमने अजय से उधार माल क्या कर लिया, खरीद लिया। तो ऐसे करके हम बहुत सारे लोगों से, अब एक आदमी को तो उधार माल नहीं बेचेंगे, या एक आदमी से उधार माल तो नहीं खरीदेंगे। ऐसे करते करते सैकड़ों हमारे कस्टमर हो गए, सैकड़ों लोगों से हम माल खरीदने लगे, सैकड़ों लोगों को माल हमने क्या करने लगे, बेचने लगे। तो इतने सारे लोग को हम उधार माल बेच रहे हैं, तो किसको कब बेचे थे, लेन देन तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तो लेन देनों की क्या हो गई, याद रखने की समस्या। तो पहला समस्या सामने आया, लेन देनों को याद रखने की समस्या। तो आपके मन में सवाल उठा होगा, सर क्या दिक्कत है, लेन देनों को याद ही तो रखना है, एक कॉपी उठाओ और कॉपी में जिससे जो जो लेन देन हुआ है उसको क्या कर लो, लिख लो। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, हमने कॉपी उठाया और उन्होंने भी यही किया होगा, कॉपी उठाया और सबके लेन देन को लिख लिया। यहाँ पे मोहन का हिसाब किताब लिख लिया, यहाँ पे सोहन का हिसाब किताब लिख लिया, फिर उसके बाद उसी दिन अजय आया तो अजय का भी हिसाब किताब लिख लिया, फिर कृष्णा आया तो कृष्णा का भी हिसाब किताब लिख लिया। तो ऐसे करके सबका हिसाब किताब तो क्या कर रहा है, लिख ले रहा है। चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं, इस प्रकार सबका वो हिसाब किताब लिख ले रहा है। ठीक, इसके कारण ना एक और समस्या सामने आ गई, क्या मालूम है? नंबर 2, लेन देनों की जटिलताओं की समस्या, ये सामने आई, जटिलताओं की समस्या। तो अगली समस्या जो हमारे सामने आ गई वो थी हमारी क्या, लेन देनों की जटिलताओं की समस्या। क्या जटिलता है, देखो मान लीजिए मोहन का हिसाब किताब देखते हैं। मोहन आज, मान लो आज 1 तारीख है, सपोज आज 1 अप्रैल है, मोहन 1 अप्रैल को आया और हमसे माल क्या किया, खरीदा, हमने माल बेचा। ठीक है, मोहन ने नहीं खरीदा, हमने माल बेचा, ये बोलेंगे। हमने मोहन को क्या किया, 10,000 का माल क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक, उसके बाद 15 दिन बाद आया मोहन, 15 दिन बाद आया, फिर 20,000 का माल उठाकर क्या किया, ले गया। ओके, ठीक है, फिर वो 10 दिन बाद आया और कुछ पैसे देकर हमको क्या हुआ, चला गया। फिर 15 दिन बाद आया, फिर कुछ माल खरीदा और लेकर चला गया। तो ऐसे करके वो 2-3 महीने तक प्रोसेस चला। अब मोहन हमारे पास आया, मोहन बोला भैया क्या हमारा हिसाब किताब है, मैंने माल खरीदा था, मैंने माल बेचा था, बताओ मेरा क्या हिसाब किताब है, क्या मुझे देना है, लेना है, ये सब मुझे बताइए। अब हम क्या किए, वही आपकी तरह जो आपने बोला था कॉपी में लिख ले, तो कॉपी में लिखने के लिए हम स्टार्ट किए, देखे भैया क्या हिसाब किताब है। तो हमने देखा पहले नंबर पर हमने मोहन को जब माल बेचा था वो तो हिसाब किताब है। अब 15 दिन बाद जब आया तो इस बीच 15 दिन में क्या मोहन ही अकेला आया होगा, 15 दिनों में कितने सारे कस्टमर क्या हुए होंगे, आए होंगे। तो इतने सारे कस्टमर आए थे तो मोहन का हिसाब किताब लिखा है, फिर सैकड़ों हजारों कस्टमर आए, ग्राहक आए, उनका हिसाब किताब लिखा है। अब उसमें उस कॉपी में मोहन का हिसाब किताब हम खोजने बैठे हैं। मोहन अभी 1 तारीख को आया था, फिर खोज रहे कब आया था, तो पूरा पन्ना क्या करना, इतना मोटा पूरा हिसाब किताब हो चुका है। इतने सारे हमने 2-3 महीने में हजारों लोगों को माल बेचा होगा, तो उनका जो लिखा रखा होगा तो कॉपी इतना मोटा क्या हो गया होगा, भर गया होगा। तो मोहन का हिसाब किताब हम खोज रहे हैं, इससे क्या हुआ,
टाइम पास होगा कि नहीं होगा? एक समस्या है। अब व्यापार का मालिक व्यापार करेगा कि वो मोहन का हिसाब किताब देखेगा? और अकेला मोहन ही ग्राहक नहीं है, उसका कस्टमर मोहन ही नहीं है, और भी बहुत सारे उसके कस्टमर्स है। ठीक है, तो क्या हो गया, लेन देन जो था जटिल हो गया, लेन देन जटिल हो गया। यार मोहन का क्या हिसाब किताब है, सोहन का क्या हिसाब किताब है, अजय का क्या हिसाब किताब है, तो लेन देन जो जटिल थे, तो लेन देनों की क्या समस्या सामने आ गई, जटिलताओं की समस्या। लेन देन और ज्यादा क्या हो गए, जटिल हो गए, एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो गए। ठीक है, तो ये सामने समस्या सामने आई। एक और समस्या सामने आई, नंबर 3 समस्या, लेन देनों की जटिलताओं की समस्या थी। नंबर 3 था लाभ या, ये सीधा सा लिखते हैं, व्यापार के लाभ या हानि, लाभ या हानि की गणना कैसे की जाए। व्यापार के लाभ हानि की गणना कैसे की जाए? भाई व्यापार का मतलब ही क्या होता है? व्यापार का मतलब होता है लाभ कमाना। भाई व्यापारी आदमी क्यों चालू किया होगा? कुछ लाभ कमाने के लिए तो चालू किया होगा। और जब कुछ लाभ कैसे गणना की जाए उसी का कुछ सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, उसी का कोई प्रणाली नहीं है, तब क्या करे? तो क्या था, लाभ और हानि की गणना क्या समस्या है, लाभ और हानि कैसे गणना की जाए? क्योंकि भाई जब खातों का लेन देन ही ढंग तरीके से नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं है, तो लेन देनों को यात्रा कैसे रखा जाएगा? ओके, तो ये समस्याएं थी। तो नेक्स्ट समस्या थी क्या? तो नेक्स्ट समस्या क्या आई भाई? तो एक तो प्रॉब्लम ये था। नंबर 4 समस्या थी व्यापार के आर्थिक स्थिति की जानकारी का अभाव। व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी का क्या अभाव? तो व्यापार की आर्थिक स्थिति, भाई व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या, उसकी जानकारी नहीं मिल रही थी। भाई अगर आपको किसी की आर्थिक स्थिति जाननी तो कैसे जानेंगे आप कैसे जानेंगे? आप पता करते ना, अरे वो बंदे के पास कितना संपत्ति है, हम बोलेंगे भाई आपके पास कितने रुपए की संपत्ति है। तो मान लीजिए एक आपके क्लास में एक लड़का है जिसका नाम शोएब है, तो उसके पूछेंगे कि भाई आपकी उससे बता करेंगे भाई शोएब के पास संपत्ति कितनी है, बोले 2 करोड़ की संपत्ति उसके पास। चलो ज़्यादा हो गया, औकात से ज़्यादा बाहर अपन नहीं निकलते, हम थोड़ा कम ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, नहीं तो हम ही लोग को ना समझने में दिक्कत हो जाएगा। मान लो उसके पास 10 लाख की संपत्ति है। कितने की संपत्ति? 10 लाख। हम बोलेंगे अरे वाह यार 10 लाख की संपत्ति, अच्छा है, ठीक है। और उसके ऊपर जो दायित्व है वो 4 लाख का है। संपत्ति उसके पास 10 लाख का है, परंतु उसके ऊपर जो दायित्व है, मतलब जिसको देना लेना है, कर्जा जो उसके ऊपर है, वो कितने का है? 4 लाख रुपए का है। तो बताओ उसका अपना कितना हुआ? 6 लाख। यही तो व्यापार की आर्थिक स्थिति है। अगर आप किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति जाननी है तो आप क्या करते हैं? उसकी संपत्ति जानते हैं और उसके दायित्वों को जानते हैं। दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं वही तो उनकी आर्थिक स्थिति होती है। तो भाई व्यापार में जब कुछ लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई लेन देन को रखने का कोई सिस्टम ही नहीं, व्यापार में पता ही नहीं चल पा रहा कितने की संपत्ति कितने के दायित्व है, तो क्या व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। तो क्या व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो उससे और एक समस्या उत्पन्न हो गई। क्या समस्या उत्पन्न हो गई भाई? नंबर 5, व्यापार के विकास की समस्या। क्या है कि विकास की समस्या। अब व्यापार का विकास नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था? व्यापार का विकास नहीं हो पा रहा था। व्यापार का विकास कैसे हो भाई? जब तक हमको संपत्ति और दायित्व का पता नहीं होगा तो हम कैसे बड़े डिसीजन ले पाएंगे, वृहद जो निर्णय है वो कैसे ले पाएंगे, है ना? तो कैसे, अब जैसे मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं, अभी हम लोग बैग का व्यापार करते हैं, मान लीजिए सपोज अपन बैग का व्यापार करते हैं, हम बैग को खरीद के मार्केट में बेचने का बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब मैं बैग को बनाकर बेचूंगा, मार्केट में क्या करके बेचूंगा? बनाकर बेचूंगा, फैक्ट्री सेटअप करूंगा। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी। तो आप सोचोगे ना भाई क्या मैं उस फैक्ट्री या मशीनों को लगा सकता हूं? तो कैसे पता चलेगा कि आप वो फैक्ट्री या मशीनों को आप लगा सकते हैं? आप देखोगे ना आपके पास पैसा है कि नहीं है। अगर फैक्ट्री और मशीन सेटअप करने के बराबर अगर आपके पास पैसे होंगे तभी तो आप व्यापार को क्या कर सकते हैं, तभी तो आप सोच सकते हो ना कि मैं व्यापार को, चलो मैं अभी तक बैग खरीद कर बेच रहा था, कल को मैं बैग को बनाकर क्या करूंगा? बेचूंगा। तो ये तो समस्या, ये है ना एक चीज। तो वही चीज है, जब आपको अगर आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी होगी, आपको पता होगा मेरे पास संपत्ति इतने हैं, दायित्व इतने हैं, तो हाँ भाई मैं फैक्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है तो मैं फैक्ट्री सेटअप कर सकता हूँ, है ना। जैसे आप घर में अपने बोलते हो ना, पापा हमको कार खरीदना है, कार खरीदना है, तो पापा क्या बोलते हैं? रुको बेटा अपनी आर्थिक स्थिति देखने दो,
जब पापा को लगता है भाई हमारे पास हाँ इतने रुपए की संपत्ति है कि हम कार खरीद सकते हैं, तभी तो हम बड़े डिसीजन लेते हैं ना। वैसे ही व्यापार के साथ होता है। व्यापार भी जब बड़ा डिसीजन लेता है तो कब डिसीजन लेता है बड़ा डिसीजन? जब उसके पास आर्थिक स्थिति की सही जानकारी होती है, और यहाँ तो आर्थिक स्थिति की जानकारी ही नहीं है व्यापार में। तो क्या समस्या सामने आ गई? व्यापार के विकास की समस्या। व्यापार विकास ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नंबर 6 और लास्ट है भ्रष्टाचार की समस्या। किसकी? नंबर 4 है भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्टाचार समझते हो? बेईमानी। भ्रष्टाचार मीन्स बेईमानी की समस्या। क्या बेईमानी भाई? देखो, अगर मान लीजिए आपका व्यापार चल रहा है, इस बंदे का व्यापार खूब फल फूल रहा था, बढ़िया चल रहा था, ठीक है, इसके गले में खूब नोट आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसके गले में पैसा आ रहा है, माल बेच रहा है, पैसा आ रहा है, माल खरीद रहा है, पैसा जा रहा है, खर्चे कर रहा है, पैसा आ रहा है, गले में पैसा दिख रहा है। लेकिन इस बीच उसके व्यापार का कोई वर्कर उसमें से 100-200 रुपए निकाल लेगा, क्या इस बेचारे इस मालिक को पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा, है ना। तो ये एक समस्या थी, क्योंकि भाई लेखा का कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर वो चीज एक एक चीज का हिसाब किताब हो, कितने माल का खरीदा, कितने रुपए का माल बेचा, कितना खर्चा किया, तो पता चल जाएगा हाँ भाई हमारे पास इतना पैसा आया था, इतना हमने माल बेचा तो इतना पैसा आया, इतना हमने माल खरीदा तो पैसा गया, इतना हमने खर्चा किया तो पैसा गया, तो इतना पैसा हमारे गले में होना चाहिए। परंतु विक्रय का या क्रय का या खर्चों का कोई भी लेखा रखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। तो गले में कितना पैसा होना चाहिए और कितना है, इस बात की भी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से कौन सी समस्या आने लगी? भ्रष्टाचार की समस्या। समझे में नहीं आ रहा था कौन आदमी कितना हाथ पार कर देता, समझे में नहीं आ रहा था। तो व्यापार में शुरुआती दिनों में, कब? बहुत साल पहले, जब मानव प्रजाति क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी, मानव सभ्यता जब शुरू हुई थी, जब व्यापार एकदम शुरू आया था, तो ये समस्याएं क्या होने लगी? सामने आने लगी। ये बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो कॉमन सी बात है, जब कोई चीजों में समस्याएं देखी जाती है तो बहुत सारे लोग उस चीजों से क्या हो जाते हैं? उस फैक्टर से भाग खड़े होते हैं। जैसे वही हुआ, ये बेचारा व्यापार कर रहा था, इसके ऊपर देखे पैसा बरस रहा है, तो और लोग भी व्यापार करने आए। लेकिन जब समस्याएं दिखने लगी उनको व्यापार में, तो सब ये भी क्या होने लगे? व्यापार को छोड़कर क्या होने लगे? भागने लगे। सीधा भागे भैया, भागो यहाँ से, सीधा इन लोग भी क्या करने लगे? भागने लगे। ठीक, कि भाई हमको व्यापार नहीं करना है, नहीं हो सकता व्यापार, यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं आने लगी। तब सोचो, अगर ये समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो व्यापार जो प्रगति नहीं करता वो क्या कर पाता? आज हम जो आप और हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आज जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हैं, हम देश विदेश घूम रहे हैं, देश विदेशों से हम माल खरीद रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मैं आपको टेक्नोलॉजी के बलबूते आज के डेट पे पढ़ा रहा हूँ। ये किस बलबूते पढ़ा रहा हूँ? किसी व्यापार के बलबूते पढ़ा रहा हूँ। आज व्यापार जो है उस छोटे से खेत से लेकर एक खेती बाड़ी से लेकर आज व्यापार जो है कहाँ? आईटी तक पहुंच गया है। आज हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं। इसका मेन कारण क्या है? व्यापार जो है खूब आगे बढ़ा है। जितने भी हमारे देश के संसाधन थे उसको हमने यूज किया, चीजें बनाई और मार्केट में बेचा। इस वजह से व्यापार आज प्रगति किया, और आज और आप और हम ये जीवन स्तर को क्या कर रहे हैं? जी रहे। लाइफस्टाइल आज हम लोग क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। तो सोचो, अगर ये व्यापार की समस्याएं सॉल्व नहीं होती उस जमाने में, तो क्या आज हम लाइफस्टाइल जी रहे होते? शायद आज भी हम पत्ते पहन के घूम रहे होते, अगर व्यापार नहीं होता तो सोचे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया। ठीक है, इस समस्याओं को समाधान करने के लिए क्या किया गया। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद हम इसको बताते हैं कि समस्याओं को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया। यहां तक आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप लोगों का ये लिख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे कि ये जो समस्याएं थी उनको सॉल्व करने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले क्या हुआ? तो सोचो, अगर ये समस्याएं अगर हल नहीं होती तो क्या होता? क्या व्यापार जो आज के डेट में जिस स्थान पर है, आज प्रेजेंट डे में जिस स्थान पर व्यापार है, क्या उस स्थान पर पहुंच पाता? शायद बिल्कुल नहीं पहुंच पाता। और जैसे कि मैंने बोला कि आज हो सकता है हम लोग पत्ते पहन के घूम रहे होते, है ना। तो कैसा क्या हुआ? क्या था ये समस्याएं? तब इन समस्याओं को एनालिसिस कर रहा था, सोच रहा था, इस समस्याओं का अनुभव कर रहा था एक व्यक्ति जिसका नाम था लुकास पेसियोली। एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुकास पेसियोली नाम था इस बंदे का। और ये कहाँ रहता था? इटली के वेनिस सिटी में रहता था। इटली के वेनिस सिटी में रहता था, वेनिस शहर में रहता था। और ये बंदा ना इस चीज को समझ रहा था, ये समस्याओं को समझ रहा था और इसका हल ढूंढ रहा था कि भाई ये समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। उसको अनुभव हो गया था कि लेखांकन रखने की एक प्रणाली हमको मेंटेन करनी पड़ेगी जिससे ये समस्याएं क्या हो सकती है? हल हो सकती है। तब उसने सोचा और उसने 1494 में
एक सिस्टम इजाद किया, एक प्रणाली इजाद किया, जिसको हम लोग कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। एक किताब लिखी जिसमें उसने उल्लेख किया दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में। दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, हिंदी में इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब आपकी इसी के साथ कॉमर्स की दुनिया में एंट्री होने जा रही है, अकाउंट्स की दुनिया में एंट्री होने जा रही है इसी के साथ। तो देखो आज बहुत बड़ा चीज आज मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, ठीक है आप लोगों को। तो दोहरा लेखा प्रणाली उसने सोचा, दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम उसने सोचा, और सोचा कि इस प्रणाली के हिसाब से अगर काम किया जाए, खातों को, पुस्तकों को अगर इस प्रणाली के हिसाब से मेंटेन किया जाए, तो जितनी भी व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी, लेन देनों को याद रखने की समस्या, जटिलताओं की समस्या, लाभ हानि की गणना की समस्या, आर्थिक स्थिति की जानकारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, बहुत सारी जो समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं का हल का एकमात्र है क्या? दोहरा लेखा प्रणाली। सर ये दोहरा लेखा प्रणाली क्या है? तो दोहरा लेखा प्रणाली दिया उसने। तो दोहरा लेखा प्रणाली में उसने ये बताया कि अगर हम अकाउंट्स को यानी कि लेखांकन को जो भी लेन देन होंगे, उनको अगर आप इस प्रणाली के आधार पर क्या करोगे, लिखोगे, उसकी खाता बही करोगे, खतौनी जो भी करोगे आप, तो इससे समस्याएं हल हो सकती है, और व्यापार जो है, हर व्यापार की समस्या, जो लेखांकन से संबंधित व्यापार की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो सकती है, और व्यापार जो है प्रगति करके अपने उस स्थान तक पहुंच सकता है जिस स्थान पर उसको होना चाहिए। ये उसने सोचा। तो ये क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। तो ये प्रणाली क्या होती है, कब लिखा? लुकास पेसियोली ने इटली के वेनिस शहर में। कब लिखा? 1494 में। और कहा? डबल एंट्री सिस्टम दिया, ठीक। तो प्रणाली देखेंगे तो सिस्टम है, आप इसको देख के डरो मत। प्रणाली देख के आप डरो मत यार। प्रणाली मतलब एक तरह का सिस्टम, कोई पढ़ाई लिखाई जैसा कुछ नहीं, इसमें एक सिस्टम, एक नियम कायदा है, कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, प्रणाली नहीं है। देखो हर काम को करने का एक सिस्टम होता है। अगर मैं बोलूं कि आप अपने घर की सफाई करिए तो आप कैसे करेंगे? मैं बोलूंगा अपने घर की सफाई करो तो एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे कि ऐसे ही करेंगे? सफाई करने बोलेंगे तो हो सकता है आप क्या करोगे? पहले आप सिस्टमेटिक ढंग से काम करोगे। पहले आप सीलिंग साफ करोगे, उसके बाद आप अपने घर की दीवारों को साफ करोगे, सेल्फ को साफ करोगे, फिर अगर वहाँ पे फर्नीचर है तो उसको साफ करोगे, बेड अगर है तो उसको साफ करोगे, उसके बाद फिर अंत में फर्श को साफ करोगे। ये होता है ना सिस्टम। या पहले फर्श साफ करोगे, फिर सेल्फ साफ करोगे, फिर अंत में आप सीलिंग साफ करोगे। क्या ऐसा सफाई करोगे? तो हर काम को करने का एक सिस्टम होता है ताकि अपना काम बिखरे भी नहीं और परफेक्ट तरीके से समय पर क्या हो जाए, वो काम कम समय पर हो जाए। तो उसी को अपन बोलते हैं सिस्टम, वही चीज है प्रणाली। तो इसने भी बोला लुकास पेसियोली ने कि अगर आप खातों को, लेन देनों को, जो भी लेन देन होंगे, जो भी चाहे उधार लेन देन हो या नगद लेन देन हो, इस प्रणाली के आधार पर अगर इस नियम का पालन करते हुए अगर इसको आप विकसित करेंगे, इस प्रकार से अगर आप उसका एंट्री करोगे, तो आपकी जो समस्याएं हैं लेखांकन की, वो पूरी तरीके से क्या हो सकती है? हल हो सकती है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है। चलिए देखें तो क्या होती है दोहरा लेखा प्रणाली। ओके, चलिए देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली क्या था। इस दोहरा लेखा प्रणाली में तो देखिए दोहरा लेखा प्रणाली में था क्या, नोट कर लिया था ना इसको जो मैंने लिखाया पहले। तो क्या था दोहरा लेखा प्रणाली? देखें क्या होता है दोहरा लेखा प्रणाली, समझना। दोहरा लेखा प्रणाली मीन्स यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। देखो लुकास पेसियोली ने सोचा और एक सिस्टम बनाया। उसने बोला एक तो है सबसे पहला स्टेप क्या होता है? लेन देन। सबसे पहले क्या होता है? लेन देन होता है, लेन देन। तो उसने सोचा कि हर लेन देन का ना दो इफेक्ट पड़ता है, डबल इफेक्ट पड़ता है। तीन इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, हमेशा कितना इफेक्ट पड़ेगा? डबल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे से पेन खरीदने आओगे तो मैं आपको क्या दूंगा? पेन दूंगा, और बदले में आप मुझे क्या दोगे? पैसे दोगे। देखो डबल इफेक्ट पड़ा, क्रॉस किया कि नहीं किया? तो उसने जो क्रॉस हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, दो ट्रेन क्रॉस करती है ना एक दूसरे को, वैसे ही एक ट्रांजैक्शन जो है, लेन देन जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जो क्रॉस कर रहा है, जो डबल इफेक्ट पड़ रहा है, तो उन्होंने एक को नाम दिया विकलन, एक प्रभाव को नाम क्या दिया? विकलन। एक साइड को नाम दिया विकलन और दूसरे साइड को नाम दिया समाकलन। मतलब आपने मेरे से पेन जब खरीदा तो मैंने आपको पेन दिया और बदले में आपने मुझे क्या दिया? पैसा दिया। लेन देन हुआ। तो एक लेन देन को नाम दिया विकलन, दूसरे लेन देन को नाम दिया समाकलन। अब उसने एक्सप्लेन नहीं किया कि पेन जो दिया वो विकलन है कि जो पैसा दिया वो समाकलन है, ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोल दिया कि ये विकलन, एक को नाम बोलेंगे विकलन और एक को बोलेंगे समाकलन। क्या विकलन क्या समाकलन वो बाद में देखेंगे, बस उसने नाम दे दिया, ठीक है। ज्यादा उसमें सोचने की बात नहीं, नाम दे दिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन डेबिट और हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग क्रेडिट। ओके, हिंदी में इसको कहते, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट, हिंदी में विकलन समाकलन, डेबिट और क्रेडिट। तो इस प्रकार लेन देन होता है। तो उसने सोचा लेन देन होता है,
तो उसने क्या किया, सबसे पहला उसने बोला कोई भी लेन देन होगा, सबसे पहले क्या होगा, लेन देन। तो उस लेन देन की ना हम लोग एंट्री करेंगे सहायक पुस्तकों में। कहाँ एंट्री करेंगे, सहायक पुस्तक। सहायक पुस्तक, कोई भी लेन देन होगा तो उसकी एंट्री अपन कहाँ करेंगे, सहायक पुस्तक में करेंगे। क्या होता है सहायक पुस्तक, देखो सहायक पुस्तक का मतलब ये है कि हर लेन देन का अपना नेचर होता है। जैसे क्रय कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, क्रय वापसी कर रहे हैं, विक्रय वापसी कर रहे हैं, हम लोग रोकड़ लेन देन कर रहे हैं, पैसा मतलब नगद लेन देन कर रहे हैं। तो जो जैसा लेन देन है उसके स्वभाव के आधार पर अलग अलग पुस्तकें बनी होंगी। अलग अलग इसमें क्या बनी होंगी, पुस्तकें। जैसे कि क्रय पुस्तक बना होगा, विक्रय पुस्तक बना होगा, क्रय वापसी पुस्तक बना होगा, या रोकड़ पुस्तक बना होगा। ऐसे करके तरह तरह के पुस्तक बने होंगे। मतलब जैसा लेन देन वैसा पुस्तक, जैसा लेन देन वैसा उसका पुस्तक बना होगा, और जिस प्रकार का लेन देन होगा उसको उस पुस्तक में एंट्री करेंगे। इवन अगर हम लोग क्रय कर रहे हैं तो क्रय पुस्तक में एंट्री की जाएगी। अगर हम लोग माल का विक्रय कर रहे हैं तो विक्रय पुस्तक में एंट्री की जाएगी। नगद लेन देन कर रहे हैं तो फिर उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, रोकड़ पुस्तक। मतलब जैसा लेन देन वैसा उसकी पुस्तक में क्या की जाएगी, एंट्री की जाएगी। आया बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। ऐसा सहायक पुस्तक बना दिया। एक प्रकार से देखा जाए तो उसको विभाग बना दिया। अलग अलग लेन देनों का उनके स्वभाव के आधार पर उनका विभाग बना दिया गया, ठीक है। सहायक पुस्तक के बाद सहायक पुस्तक से देखकर ही उसकी क्या बनाई जाएगी मालूम है, पंजी प्रविष्टि बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी, पंजी प्रविष्टि, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, जर्नल एंट्री बनाई जाएगी, पंजी प्रविष्टि बनाई जाएगी। अभी पंजी प्रविष्टि क्या होता है वो अपन देखेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी अपन देखेंगे, बस वो बनाया जाएगा बोल रहा है, ठीक है। पहले क्या बोला, लेन देन होगा, उस लेन देन की कहाँ एंट्री की जाएगी, सहायक पुस्तकों में की जाएगी, और सहायक पुस्तक के ही आधार पर उस लेन देन की पंजी प्रविष्टि बनाई जाएगी, ठीक है। अभी क्या होता है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। आप बोलोगे सर सहायक पुस्तक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सहायक पुस्तक को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडरी बुक बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। अभी फिलहाल हिंदी ही जान लो आप लोग, ठीक है। तो पहला लेन देन होगा, सहायक पुस्तक में एंट्री होगी, सहायक पुस्तक के आधार पर क्या बनाई जाएगी, पंजी प्रविष्टि, और पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही उस लेन देन का क्या बनाया जाएगा मालूम है, खाता बही। क्या बनाया जाएगा, खाता बही, यानी खाता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेजर। उनका खाता बही बनाया जाएगा, मतलब लेजर बनाया जाएगा, ओके, ठीक है। तो एक लेन देन को देखो कितने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है, 3 प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है एक लेन देन को। पहले उसकी एंट्री सहायक पुस्तक में होगी, उसके बाद उसी के आधार पर सहायक पुस्तक के आधार पर ही पंजी प्रविष्टि बनाई जाएगी, और पंजी प्रविष्टि के आधार पर ही क्या बनाया जाएगा, उसका खाता बही बनाया जाएगा, ठीक, ओके। तो ये जो वर्क है ना, ये दोनों डेली वर्क रहेगा, दैनिक कार्य रहेगा। मतलब हर एक लेन देन को रोज, इस लेन देन को, हर एक लेन देन को, जो भी लेन देन होगा तो रोज ये रोजमर्रा के काम है। मतलब एक खाता बही में, व्यापार में रोज का काम। अगर एक लेन देन होगा तो इनको ये 3 प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो इससे हुआ क्या, जो पहला समस्या था ना लेन देनों को याद रखने की समस्या, वो हल हो गई। कैसे, सहायक पुस्तक में एंट्री हो रहा है, जैसा लेन देन है उसके नेचर के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर सहायक पुस्तक में एंट्री हो रहा है, ठीक है, और उसका बाकायदा पंजी प्रविष्टि भी बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो याद रखने की जो समस्या थी लेन देनों को, वो समस्या क्या हो गई, हल हो गई, ठीक, ओके। दूसरा, खाता बही से क्या होगा, जो लेन देनों की जटिलताओं की समस्या थी ना, वो हल हो गई। कैसे सर, खाता बही का मतलब होता है कि सबके अपने अपने अलग अलग खाते होंगे। जैसे राकेश का खाता अलग, मोहन का खाता अलग, सोहन का खाता अलग, अजय का खाता अलग, कृष्णा का खाता अलग, सबके अलग अलग क्या रहेंगे, यहाँ पे खाते रहेंगे, सबके अलग अलग खाते रहेंगे। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब मोहन कभी अपना लेन देन करेगा, जब भी मोहन के साथ कोई भी लेन देन अगर होगा तो उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, सीधा जब भी मोहन के साथ कोई भी लेन देन होगा तो उसकी एंट्री कहाँ की जाएगी, मोहन के खाते में की जाएगी। मोहन को माल बेचेंगे तो मोहन के खाते में एंट्री होगा, मोहन से माल पैसा वसूल करेंगे तो मोहन के खाते में एंट्री होगा। तो उसका बकायदा क्या रहेगा, जो खाता है वही है, जो खाता है वो क्या रहेगा, बकायदा मेंटेन रहेगा। तो इससे जो लेन देन की जटिलताओं की समस्या है, हर किसी का खाता होगा, संपत्तियों का भी खाता होगा, दायित्व का भी खाता होगा, क्रय का भी खाता होगा, विक्रय का भी खाता होगा, है ना, एक एक चीज का खाता होगा, छोटी छोटी चीज का खाता होगा। इवन पेन का भी क्या रहेगा, वहां पे खाता रहेगा, जिससे हिसाब किताब जानने में लेन देनों की किसी प्रकार की समस्याएं, जटिलताओं की समस्याएं नहीं रहेगी, ठीक है। तो दो हमारा चीज क्या हो गया, हल हो गया। 2 समस्याएं थी वो हल हो गया, ठीक है। तीसरा समस्या क्या था, लाभ हानि की जानकारी की समस्या, है ना। तो देखो अब क्या बोला, लेन देन रेगुलर होगा, यहां तक समझ में आ गया। एक लेन देन को सहायक बही, पंजी प्रविष्टि और खाता बही से होकर गुजरना पड़ेगा, एंट्री होगी, ठीक है।
रोज का काम है, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, साल के अंत में, कब, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, अंतिम दिन में। तो मैंने पढ़ाया था ना आप लोग को, वर्ष का अंत मतलब क्या, 31 दिसंबर भी हो सकता है, 31 मार्च भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ष के अंतिम दिन में क्या किया जाएगा, सारे खाता बही जो खाते हैं ना उनको बंद किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, बंद किया जाएगा, और बनाया जाएगा तलपट। क्या बनाया जाएगा, तलपट, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस। मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा आपको बोर लग रहा होगा, एक्चुअली क्या है ना, ये अपने आप में चैप्टर है, ये सब अपने आप में एक चैप्टर है, पूरा आपका सिलेबस में बता रहा हूँ। जो आप 11th में पढ़ने वाले हो ना, वो आपको पूरा चैप्टर में बता दे रहा हूँ। सहायक बही, सहायक पुस्तक अपने आप में चैप्टर है, पुस्तक मीन्स बही, इसको बही बोलते हैं। क्या कहते हैं, पुस्तकों को यहाँ पे बही बोला जाता है, ठीक है। सहायक बही अपने आप में एक चैप्टर है, पंजी प्रविष्टि अपने आप में एक चैप्टर है, खाता बही अपने आप में एक चैप्टर है, और तलपट भी अपने आप में क्या है बच्चों, चैप्टर है। तो सब इस चैप्टर ही की बात चल रही है, ओके। तो क्या बनाया जाएगा, तलपट बनाया जाएगा, ठीक है। वर्ष के अंत में क्या बनाया जाएगा, तलपट। सर ये तलपट क्या होता है, देखेंगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अब तलपट के आधार पर चलो बता ही देता हूं तलपट क्या होता है। तलपट क्या करता है, जो खाता बही होता है ना, जो साल भर हम लोग खाते बनाते हैं, तलपट बही उन खातों की जांच करता है। तलपट क्या करता है, उन खातों की क्या करता है, जांच करता है, जो साल भर हम लोग बनाते हैं, ओके, ठीक। तो इस तलपट के आधार पर क्या बनाया जाएगा, अंतिम खाते बनाया जाएगा। और अंतिम खाते में क्या रहेगा, सुनो, अंतिम खाते में 3 खाते बनेंगे। पहला बनेगा व्यापार खाता। व्यापार खाता, सर ये व्यापार खाता क्यों बनाया जाएगा, इस व्यापार खाते से क्या फायदा, इस व्यापार खाते से आपका निकलेगा माल से लाभ, माल से लाभ, समझे। मतलब ये है कि सबसे पहले बनाया जाएगा, देखो अंतिम खाते बनाए जाएंगे। अंतिम खाते के अंतर्गत पहला खाता बनेगा व्यापार खाता। व्यापार खाता बनाने का जो मेन उद्देश्य होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज का तुम बिजनेस कर रहे हो, उस चीज से तुमको क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो जानकारी के लिए क्या बनाया जाता है, व्यापार खाता, ठीक है। इसके बाद व्यापार खाते के ही बाद बनाया जाएगा लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता से क्या पता चलेगा, व्यापार का शुद्ध लाभ। यहां से क्या पता चलता था, व्यापार में जिस चीज का तुम व्यापार कर रहे हो उसके माल से क्या लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है शुद्ध लाभ का, व्यापार के पूरे व्यापार से क्या लाभ हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ माल से क्या लाभ हो रहा था, यहाँ बात आ रही पूरे ओवरऑल व्यापार से हमको क्या लाभ हो रहा है, शुद्ध लाभ क्या हो रहा है वो पता चलता है, ठीक है। पूरे व्यापार से लाभ पता चलता है, ठीक, लाभ हानि खाते से। और अंत में बनाया जाता है क्या, चिट्ठा। अंत में बनाया जाता है चिट्ठा। चिट्ठा में क्या होता है मालूम, चिट्ठा एक तरह का ना वो होता है, विवरण पत्र होता है। चिट्ठा एक तरह का क्या होता है, विवरण पत्र होता है, खाता नहीं होता बल्कि क्या होता है, विवरण पत्र होता है। इसमें व्यापार के समस्त दायित्वों का उल्लेख होता है कि कौन कौन से दायित्व हमारे व्यापार में, और यहाँ पर संपत्तियों का उल्लेख होता है कि हमारे व्यापार की क्या क्या संपत्तियां हैं, ठीक। तो इससे क्या हुआ, आगे की समस्याएं सॉल्व हो गई। पहला क्या समस्या था कि भाई व्यापार का लाभ पता नहीं चल रहा था, देखो व्यापार खाते से आपके माल का लाभ पता चल गया कि आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उससे आपको क्या लाभ हो रहा है वो पता चल गया। और लाभ हानि खाते की बात आई तो पूरे व्यापार से आपको क्या फायदा हो रहा है वो आपको क्या हो गया, पता चल गया। और अंत में चिट्ठा की बात आई तो चिट्ठा क्या है, एक तरह का विवरण पत्र जिसमें संपत्तियों का डिटेल होता है कि हमारे व्यापार में जो जो संपत्तियां हैं, भूमि भवन से लेकर छोटी से छोटी एक पिन तक सारी संपत्तियों का क्या होता है, इसमें पूरा उल्लेख होता है उसके अमाउंट के साथ, उसकी राशियों के साथ। और दायित्व का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे व्यापार के दायित्व है, क्या क्या दायित्व होते हैं पढ़े थे ना अपन लोग, पूंजी, ऋण, है ना, और बैंक से ऋण, जो भी आपने ऋण वगैरह कर्जा वगैरह लिया है वो सारी चीजें छोटे से छोटे दायित्व किसमें होंगे, दायित्व में। तो इससे आपको व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिल जाती चिट्ठा से, समझ में आया। तो जो जो परेशानियां थी, जो जो परेशानियां थी वो सारी समस्याएं क्या हो गई, हल हो गई। समझ में आया बात। अब बोलोगे सर भ्रष्टाचार की समस्या कैसे हल हुई होगी। अरे भाई अगर हम लोग खातों का बाकायदा लेन देन रखेंगे, जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस चल रहा है और उसके गल्ले में खूब पैसा आ रहा है, माल बेच रहा है, पैसे आ रहे गल्ले में, माल खरीद रहा है तो पैसे जा रहे गल्ले से, कुछ खर्चा कर रहा तो जा रहे उसके पास से पैसे, ठीक है। तो जब हर चीज का लेखा रखेगा, विक्रय कितना किया, क्रय कितना किया, खर्चा कितना किया, उसका अगर लेखा रहेगा तो उसको पता तो रहेगा कि उसके गल्ले में कितना पैसा होना चाहिए। और अगर कम पैसा मिलेगा तो फिर वो क्या करेगा, उसके लिए डिसीजन लेगा, जो भी उसको कठोर कदम उठाए जाने चाहिए वो कठोर कदम उठाएगा।
तो बच्चों ये है आप लोग का दोहरा लेखा प्रणाली, ये है आप लोग का 11th, ये है तुम्हारा कॉमर्स, ये है तुम्हारा अकाउंट्स, ये है तुम्हारा लेखांकन। आया बात समझ में? यही लेखांकन है और साल भर बच्चों इसी को पढ़ना है। ये सब अपने आप में क्या है, चैप्टर्स है। पूरे साल भर के आपका सिलेबस हमने रख दिया, यही है चैप्टर और यही चीज पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लेते, 11th में अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 101% आप कॉमर्स के टॉपर बनेंगे। और मैंने बताया था कि यहाँ पे टॉपर डफर में कोई अंतर नहीं है, सबके सब बराबर है। ध्यान दोगे, नया सब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया था, तो पूरी तरीके से हमको ध्यान देना ज़्यादा नहीं है। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका था कि भाई कॉमर्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको याद कर, इसको रख लीजिएगा। तो दोहरा लेखा प्रणाली से क्या हुआ, जो जो व्यापार की समस्याएं थी, लेन देनों को याद रखने की समस्या, जटिलताओं की समस्या, व्यापार के लाभ हानि की गणना की समस्या, आर्थिक स्थिति की जानकारी की समस्या, बड़े और क्या कहते हैं व्यापार के आर्थिक विकास की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, सारे समस्याएं हल हो गए। तो सारे समस्याएं हल हो गए, तो आज जो व्यापार देख रहे हो ना, जो व्यापार प्रगति किया, इस प्रणाली के ही आधार पर व्यापार प्रगति किया और आज उस स्थिति पे व्यापार है आज के डेट पे। समझ में आया? तो ये है सिस्टम हमारे व्यापार का। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो पूरी दुनिया में इसी प्रणाली को फॉलो किया जाता है। तो बताओ ये प्रणाली कौन दिया? लुकास पेसियोली। कौन दिया? लुकास पेसियोली। कहाँ रहता था? इटली के वेनिस शहर में रहता था। ये प्रणाली हमको कब दिया उसने? 1494 में दिया, है ना? 1494 में दिया। मालूम, इसी वजह से इसको लेखांकन का मालूम क्या कहा जाता है? अकाउंटेंसी यानी कि लेखांकन का पितामह कहा जाता है। किसको? लुकास पेसियोली को पितामह कहा जाता है। क्या? लुकास, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। लुकास पेसियोली को फादर ऑफ अकाउंटेंसी मतलब लेखांकन का पिता कहा जाता है, पेसियोली। समझ में आया? याद रखिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कंप्यूटर का पितामह कौन है? पढ़े थे ना अपन, 10 तक पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, है ना? कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बेबेज है। ठीक उसी प्रकार लेखांकन का पितामह कौन है? लुकास पेसियोली है। आया बात समझ में स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आज के क्लास के लिए मैं बोलूंगा इतना काफी है। कल के क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया? देखो ये जो अकाउंटेंसी है वो बड़ा अलग टाइप का है, एक खेल की तरह है। अकाउंटेंसी जो है ना, एक खेल की तरह है। कैसे मालूम है? जैसे अपन क्रिकेट खेलते थे, तो क्या क्रिकेट का मालूम लोगों को बुक, क्रिकेट के जो रूल्स रेगुलेशन के बुक है तो होते हैं क्रिकेट का, वो कितना मोटा बुक होता है पता है? एकदम इतना मोटा बुक होता है, या शायद वो भी बुक कम पड़े उसके नियम कायदे को लेकर, अच्छा खासा मोटा बुक होता है। तो क्या क्रिकेट खेलने के लिए अपन पहले क्या कोई क्रिकेटर बनता है तो क्या पहले बुक उठाता है, बुक की पढ़ाई करता है, उसके बाद क्रिकेट खेलने भेजा जाता है क्या? धोनी या विराट कोहली क्या पहले क्रिकेट की कोई पढ़ाई किए होंगे क्या, नियम कायदे की, फिर उसके बाद बल्ला उठाए होंगे? नहीं, बचपन से हम लोग या विराट कोहली या धोनी सीधा अपन खेलना चालू कर दिए। हम लोग खेलना चालू कर दिए और खेलते खेलते हमको पता चलने लगा अच्छा ये नियम है, ये कायदे हैं, है ना? सारे नियम कायदे हमको खेलते खेलते, कोई भी गेम खेलते तो खेलते खेलते अपन को पता चलता है। ठीक उसी प्रकार अकाउंटेंसी है यार। अकाउंटेंसी में अपन थ्योरी पहले नहीं पढ़ेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल पहले पढ़ेंगे। अपन खेल खेलना चालू करेंगे। जब अपन प्रैक्टिकल बनाना चालू करते जाएंगे वैसे वैसे अपन को नियम कायदा, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। समझे? मतलब अकाउंटेंसी इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि इसमें हम लोग खेल की तरह पढ़ेंगे। पहले अपन को प्रैक्टिकल बनाना है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ना है, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, थ्योरी वगैरह जो पढ़ना, वो बात की बात है, तभी थ्योरी अपन को समझ में आएगा। ठीक है, तो खैर नेक्स्ट क्लास से हम लोग बाकायदा जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको क्वेश्चन बनाने को आते हैं, वो सीखने वाले। यानी खातों के प्रकार, कौन कौन से खातों के प्रकार होते हैं, विकलन समाकलन क्या होता है, मैंने बोला था ना, पेन विकलन होगा कि पैसा समाकलन होगा, ये सारी बातें वो अपन लोग कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए आपके लिए इतना काफी है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी अपन कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।